सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर्स की डिस्कशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये था सैम्पल पेपर 1, जो एक्चुअली एक मॉक टेस्ट है, एक प्री बोर्ड एग्जाम है प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। सो ये प्री बोर्ड है, लेकिन आपको हमने एज ए सैम्पल पेपर दिया है। फिर इसकी मार्किंग स्कीम तैयार की गई है। सैम्पल पेपर 1 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी फर्स्ट सैम्पल पेपर है, तो डिस्कशन हमारी हुई नहीं पहले वाली। तो इसमें भी देखो 13 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे एंड 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 10 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स के। एंड 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स 15 मार्क्स के। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो मीन्स आपको टोटल 13 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब ये 13 का 12 या कुछ ऐसा होता है अप डाउन ऊपर नीचे, तो इतना मैटर नहीं करेगा, वो फिर सीबीएसई बताएगी। एज पर देयर सैंपल पर हम ये मानते हैं। और आपका पैटर्न वही रहेगा जो अकाउंट्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। क्लियर है? और 2 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 1 है। 30 टू 50 वर्ड्स लिमिट है इसकी। बट हम वर्ड लिमिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, हम टाइम पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 120 मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, वो भी सिर्फ 40 मार्क्स के पेपर के लिए। तो कुछ ऐसा है नहीं बेटा इस साल कि आपके लिए कुछ मुश्किल होने वाली है। सिलेबस हाफ है, टाइम ज़्यादा है। जबकि 40 मार्क्स के लिए 1.5 घंटा मिलता है हमें नॉर्मली, आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, आधा घंटा आपको इवन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तीसरा, 3 फायदे हैं यहाँ पर: सिलेबस हाफ, टाइम आधा घंटा ज़्यादा, और सबसे बढ़िया क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं है आपके लिए। 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलवेज रिस्की होता है। मैंने अकाउंट्स में बताया था, अगर आपने कोई गलत एमसीक्यू चूज, जैसे एमसीक्यू का आंसर गलत हो गया आपसे, या 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा कुछ भी गलत हो गया, वहां सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क्स आता है। 2 मार्क्स में फिर अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, और 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हैं, तो लेंथ तो होगी नहीं, क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, जैसे नेशनल इनकम का क्वेश्चन हो गया, एडीएस के न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, या आपको पता है फिर सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग टू कंजम्पशन, कंजम्पशन टू सेविंग वाले क्वेश्चंस, या एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, या हर एक चैप्टर के जो 5 मार्क्स वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए कोई टफ नहीं होने वाला एज पर मैक्रो इज कंसर्न्ड। बाकी रेस्ट पार्ट इंडियन इकोनॉमी आप निधि मैम के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसे ही 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट 50 टू 80 हो जाती है। बट अगेन टाइम इज योर लिमिट, मैं ऑलवेज बोलता हूँ सैम पेपर्स में, टाइम इज योर लिमिट। 3 मिनट्स आपके पास हैं टू गेट 1 मार्क। तो अगर आप समझे बात ध्यान से, अगर आप 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो बेटा, 2 मार्क्स के लिए आपके पास 6 मिनट्स हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 9 मिनट्स हैं ऑन एन एवरेज, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट्स हैं। ये इनफ टाइम होता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 15 मिनट्स लगते नहीं इसके ऊपर कभी। मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा है। नॉर्मली 2 मिनट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर हमें 180 मिनट्स में करना होता है। 10-15 मिनट तो रीडिंग में वेस्ट हो जाते हैं। बट आपके पास टाइम ज़्यादा है, 1/3 टाइम ज़्यादा है आपके पास एक तरह से, या 1/4 टाइम। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिस्कशन है, सॉरी क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। अब हम सैम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऑलमोस्ट 15 डेज बैक क्लास शेयर की थी, उस टाइम किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ये तब का पेपर पेंडिंग पड़ा है, तभी आगे वाले पेपर डिस्कस नहीं हो रहे। और आप में से किसी ने भी रिवर्ट नहीं किया ग्रुप में कि आपने कर लिया। अगर आप एक बार भी कर दो तो फिर नेक्स्ट पेपर सैम्पल पेपर शेयर हो जाता है। बाकी सारी बातें अकाउंट्स में समझाई थी मैंने, मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो विद रीजंस। यस बताइए बेटा, स्टॉक है या फ्लो है? प्रॉफिट से फ्लो है। प्रॉफिट फ्लो है, रीजन क्या है इसका?
तो प्रॉफिट्स हम जो पूरे साल भर या फिर किसी एक पीरियड ऑफ टाइम की एक्टिविटी से निकालते हैं, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है। और बैलेंस इन बैंक अकाउंट? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकालते हैं। तो साथ में सॉल्यूशन की भी है हमारे पास, ये मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। प्रॉफिट इज ए फ्लो, स्क्रीन शो हो रही है आपको? सेम, इट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड बैलेंस इन बैंक अकाउंट इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर रीजन आ भी मांगा हो तो भी रीजन देना अपने एग्जाम में, जब भी कभी ट्रू फॉल्स या ऐसा कोई आंसर देते हैं ना। या इसका और पार्ट था, आपने सारे और पार्ट वाले क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ये आपका एग्जाम नहीं है, ये प्रैक्टिस पेपर है आपका। इफ रियल इनकम इज 400, क्वेश्चन में आप देखिए आके, इफ रियल इनकम इज 400 एंड प्राइस इंडेक्स इज 105, देन नॉमिनल इनकम क्या होगी? याद है सबको, रियल इनकम क्या होती है? जो हम बेस ईयर की प्राइजेस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइजेस से मल्टीप्लाई करते हैं। और प्राइस इंडेक्स जो दिया होता है हमें, वो किसका होता है? करंट ईयर का। तो प्राइस इंडेक्स 105 का मतलब कि अगर बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स गिवन ना हो तो हम उसे 100 मान लेते हैं। तो इट मीन बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स अगर 100 है और करंट ईयर का 105 है, तो इट मीन 5% का इंक्रीमेंट है। तो अगर आपकी रियल इनकम जो बेस ईयर में थी तो वो हमारी करंट इनकम, लेकिन बेस ईयर की प्राइजेस के हिसाब से निकाली गई थी। उस 400 को आपने 105 पे कन्वर्ट करना है। सो इजी, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी 400 को, जो कि कौन सी इनकम है? रियल इनकम है। रियल इनकम को रियल इनकम के बेस के साथ डिवाइड कर देंगे। वही सेम बेटा, कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 400 अगर रियल इनकम है तो वो बेस ईयर 100 से मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी इनटू, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बेसिकली एक, याद है ना? तो उसके तरीके से हम एक आंसर निकालते हैं। तो आंसर आ गया 420। और अगर आप इसको सिंपल एंगल देखो, तो 400 में हमने उसका 5% ऐड कर दिया। ये हमारा अकाउंट्स का एक नॉलेज है कि आपका जो 100 अगर 105 हो गया इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो 5% इन्फ्लेशन आई। तो जो बेस ईयर में 400 रुपये की नेशनल इनकम है, वो करंट ईयर में इन्फ्लेशन के हिसाब से 5% ज़्यादा है, 420 है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग भी हम ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में। आगे क्वेश्चन नंबर 2, तो मैक्रो वाले पार्ट हम देखेंगे सिर्फ। गिव द मीनिंग ऑफ एपीएस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपीएस टू एपीसी? क्या आंसर आपका तन्वी? EPS is equals to total savings upon total income. मतलब लेवल ऑफ सेविंग एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपॉन लेवल ऑफ इनकम एट सेम टाइम। और इसका एपीसी से क्या लिंक है? 1 माइनस, याद है कुछ? हाँ, 1 माइनस ए, APC is equal to 1 minus APS. 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस। इट मीन्स, अब यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर हमारी इकोनॉमी का एपीसी 70% है, 0.7 है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी इनकम का 70% पार्ट कंज्यूम कर जाते हैं, तो हम 30% पार्ट सेव करते हैं। या अगर एपीएस 30% है तो 70% एपीसी है। ये इसका सोल्यूशन है। इसको रीड कर लीजिए एक बार, हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलें आगे। बाकी सोल्यूशन शेयर हो जाएगा, इनको कॉपी करने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस कंजम्पशन?
वैसे भी ये तो थ्योरी है ना। consumption at zero level of income. यस, गुड। इट रेफर्स टू दैट कंजम्पशन विच occurs when there is no income in the economy at zero level of income, बिकॉज लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या हमें सर्वाइव करने के लिए एक मिनिमम कंजम्पशन का लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ता है। सो सर्टेन गुड्स नीड टू बी परचेज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इनकम और मनी अ कंज्यूमर इज इन देयर पोजेशन। कैसे लिख सकते हो मतलब इस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब क्योंकि 2 मार्क्स में है, अब देख रहे हो ना, अगर यही क्वेश्चन पहले हम 1 मार्क में करते थे, अब 1 मार्क में 1 या 1.5 लाइन होती थी, 2 मार्क्स में हमने इस लाइन का डबल कर दिया। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, है ना, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, इट इज डिनोटेड बाय इन दिस वे कि इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100 रुपीज, तो इट मीन्स इफ इकोनॉमिकल लेवल इनकम इज 0, ऐसे लिख सकते हो, तो इकोनॉमी मिनिमम 100 रुपीज कंज्यूम करती है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में से है, आप इसको करिए। देखो जब सोल्यूशन शेयर, देखो सैंपल पर जब शेयर होगा तो कंबाइन शेयर होगा मैक्रो इंडियन इकोनॉमी का, तो सोल्यूशन भी शेयर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आप सोल्यूशन में से देखकर याद कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आई थिंक 5-10 मिनट्स का डिस्कशन होगा मैम का, वो आपके साथ कर लेंगे, क्योंकि इसमें इंडियन इकोनॉमी में चीज़ अगर सामने सोल्यूशन में पड़ी है तो समझ आ जाती है। रेस्ट आप देखोगे आपको कितनी नीड है टीचर का। तो ये फोर्थ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का है आई थिंक, और फिफ्थ क्वेश्चन भी इंडियन इकोनॉमी का है, इंडियन हेल्थ सिस्टम के ऊपर। देन सिक्स क्वेश्चन आता है मैक्रो में से, व्हाट इज द रियल जीडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं कि रियल जीडीपी आएगा एग्जाम में, और उसकी 3 लिमिटेशन पूछी जाएंगी, क्योंकि हम जीडीपी को अपना वेलफेयर इंडेक्स मानते हैं, जबकि इसकी लिमिटेशंस हैं। ये ठीक है वेलफेयर इंडेक्स है, बट ऑलवेज ये ट्रू नहीं है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस। मीन्स अगर हमारी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेलफेयर ही हो रहा है हमेशा। तो वो आप एक बार रीड कर लीजिए। ये इंडियन इकोनॉमी का आंसर है, कमर्शियलाइजेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल अलाउ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर द मार्केट, ये आप रीड कर सकते हो। आई थिंक समझ आ जाएगा, अगर मैं भी रीड करूँ मुझे भी आ जाएगा, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं भी अगर ज़्यादा। ये कुछ डाटा बेस्ड होता है जो आपको लिखना पड़ता है, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रीड कर लो, कोई डाउट है पूछिए बेटा। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी बेटा, क्लियर है, साउंड आ रही है आपको? ठीक है, उसके बाद इसका और पार्ट है, क्योंकि आपको चॉइस मिलेगी। देखो पहली चॉइस हमें मिली है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक, फिर सेकंड चॉइस भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में थी, मीन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 चॉइसेस आपको मिलेगी, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में चॉइस है, 3 क्वेश्चन हो गए चॉइस वाले। और फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक चॉइस है,
गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड नेशनल इनकम, बताइए भी। इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय इंडिविजुअल काउंट करें या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जो हम इनकम मेथड में यूज करते हैं वो जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल बोरोड पे होता है, यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं बोरोड। हाँ, मतलब हम ये कहेंगे कि जो कार ली गई है वो एक इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए के यूज करने के लिए ली गई है, यहाँ से कोई कैपिटल प्रोड्यूस नहीं हुई। बिकॉज जब हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक फैक्टर है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल एक वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल बोलते हैं ना ऐसा, तो कैपिटल एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसका इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट है। लेकिन अब यहाँ जो लोन दिया गया वो बिजनेस करने के लिए लोन नहीं दिया गया, वो कार परचेज, वो भी इंडिविजुअल जिसको कार खुद की चलानी है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ए कार लोन, इंटरेस्ट ऑन ए कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट ओन कंपनी, यहाँ यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। अब इसका आंसर रीड करें, ये इज नॉट इंक्लूडेड पहले वाला, पर उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट टेकन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन पर्सनल पर्पस, कंजम्पशन पर्पस। इंटरेस्ट ऑन ए कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, ये भी इंक्लूड नहीं है बिकॉज इट इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। अब प्रोडक्शन पर्पस के लिए फिर तो होना चाहिए, वो क्यों नहीं है तनवी? क्या बोलोगे आप इस पे? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोन अमाउंट पे दे रहे हैं, लोन हमने लिया वो कैपिटल लिया, वो कैपिटल से हम बोरो करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट देते हम्म, हैं एज ए फैक्टर इनकम, वो आना चाहिए। और ये फिर लोन किस पे है? नहीं, अब ये आपको ये लग रहा कि ये प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही कार, ऐसा है? कार हमने खरीदी है ना, ये हमने किसी के कैपिटल से नहीं ली। हम्म, दैट्स अ पॉइंट कि जो कैपिटल, मतलब एक कैपिटल जो बिजनेस में लगाई जाती है जिससे हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रोड्यूस होती है या कैपिटल इंक्रीज होती है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो है। तो इन दोनों ही केस में ऐसा नहीं है, एक कंजम्पशन पर्पज है, एक प्रोडक्शन पर्पज है। देन सेवंथ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी है, एट्थ क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी है, ये जो रीड द पैराग्राफ है। क्या ये पार्ट कट गया? ये अच्छा सेवंथ क्वेश्चन का है, हो जाएगा ना, ये तो इंडियन इकोनॉमी पार्ट है। सेवंथ क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट रीड करनी है और नीचे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, और उसमें क्वेश्चन नंबर, नहीं उल्टा बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस पे बेस्ड है, मतलब ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। और हमारा जो मैक्रो पार्ट है वो 10th क्वेश्चन है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन आंसर क्या होता है अभी? जीडीपी तो इंक्रीज होगी बट जरूरी नहीं वेलफेयर इंक्रीज हो, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है वो सिर्फ रिच पीपल के लिए के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, जो क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती जीडीपी या फिर इनकम की, इसीलिए जो है पुअर के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं कि पुअर वालों का वेलफेयर हुआ हो इससे। ठीक है, अब इसका आंसर रीड करते हैं। ये 7th क्वेश्चन आंसर आ गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंडियन चाइना वाले क्वेश्चन और उसके 8 और 9 दो पैराग्राफ में से निकल रही है। ये आपका 10th क्वेश्चन आंसर है, इसको रीड करो एक बार। देखो, एक एक चीज का लिंक जोड़ना था बेटा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चलती है ना यहाँ मैक्रो में। तो अगर पेट्रोल डीजल कार सेल होगी तो उससे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, इससे हमारा जीडीपी पक्का बढ़ेगा। तो पहला तो उसने पूछा था कि जीडीपी पे इम्पैक्ट क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, तो आपको पहले लिखना है कि इसका जीडीपी के ऊपर इंक्रीज वाला इफेक्ट आएगा, मींस इट विल राइज, क्योंकि कार जब सेल होगी तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बट इससे वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन, मतलब ट्रैफिक जाम लगेगा, क्योंकि अब यही हो रहा है हमेशा रोड पे।
15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग मेरी कई बार 1 घंटे की बन जाती है। उससे कितने काम लेट हो जाते हैं, कितना कुछ लॉस होता है। और पूरे कंट्री में एक दिन का कितना लॉस होता होगा वो चीज़ें ना होने से। तो ट्रैफिक जाम क्यों बन रहा है? क्योंकि हर कोई कार परचेज कर रहा है। कोई भी साइकिल पे या बस का यूज़ नहीं कर रहा। तो सबके पास अपनी प्राइवेट कार है। दूसरा, लेवल ऑफ पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये दो रीज़न है, जब भी ज़्यादा कार सेल होती है, डीजल की या पेट्रोल की, कोई भी सेल हो, पोल्यूशन दोनों से बढ़ेगा और ट्रैफिक जैम दोनों से होगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी बात हो रही है। कार सेल होने से यही तो जीडीपी वेलफेयर का पार्ट होता है ना, कि कॉम्पोजिशन क्या है। बोल रहे ना कि जीडीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन ये ना हो कि कहीं हम वॉर इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, हम इलेक्शंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हम टेररिस्ट से फाइट करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें बन रही हैं जो रिच पीपल के लिए तो बढ़िया हैं। उनके लिए तो फैसिलिटीज़ होगी हैं, कंफर्ट लेवल पे चले गए वो। बट ओवरऑल इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं हुआ, बाकी तो हम जाम में फंस रहे हैं और पोल्यूशन से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि कार और पेट्रोल डीजल की जो कार्स हैं, वो हमारे लिए फ्यूचर में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है कि क्या फ्यूचर में हमारे पास डीजल पेट्रोल बचेगा। आजकल एफएम पे ऐड भी आती है कि जब एक बच्चा बोलता है पेरेंट्स को कि मैं आगे आके साइकिल रिपेयरिंग शॉप ओपन करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम कार चला रहे हैं कि हम अपनी रेड सिग्नल पे भी लोग कार बंद नहीं करते, क्योंकि उनको उस टाइम भी एसी की ज़रूरत है, कार बंद नहीं करते। तो वो एक है कि आगे आके हमारे पास सोर्स खत्म हो जाना है, या हमें बहुत कॉस्टली मिलना है। मतलब 10-15 ईयर्स बैक हम बोलते थे कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब पेट्रोल का रेट 100 रुपीज़ हो जाएगा। जब 15-20 ईयर्स बैक पेट्रोल का रेट 45-50 के अराउंड होता था। 10 ईयर्स पहले की बात हम कह सकते हैं, 10-12 ईयर्स पहले। तो अब वो 100 रुपये हो गए और हमें बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है। और आज हम बोलेंगे कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब 200 रुपये हो जाएगा। तो आने वाले 5 से 7 सालों में, 10 सालों में 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि सोर्सेज कम होते जाएंगे। नहीं, बोलने पड़ेगा जो रियलिटी है। 200 रुपये भी हो जाएगा, क्योंकि रीज़न यही है कि सोर्सेज कम होते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जा रही है। और सोर्सेज जब कम होंगे तो उसी को मिलेंगे जिसके पास पैसे होंगे। तो जो भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। नेचर थोड़ी ना रेट बढ़ा रही है। ये तो फ्री में बन रहा है। पेट्रोल डीजल तो फ्री में बन रहा है, बाय नेचर नेचुरल प्रोडक्ट है। ये मशीन पे नहीं बन रहा, सिर्फ इसको रिफाइन किया जाता है। तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, वो उसी कंट्री को सप्लाई करेंगे जहाँ से रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो परंतु आने वाली अल्टीमेटली हम फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, बैटरी ऑपरेटेड कार चलेंगी, ये हो सकता है। फिर उससे पोल्यूशन भी होगा और हमें डीजल की जरूरत ही नहीं। फिर सोल्यूशन भी मांग सकते हैं वो आपसे, वो लिखना है आपको। फिर बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशनरी गैप, स्टेट 3 मेजर टू रिड्यूस इट। इसको तो समझाने की नीड ही नहीं है जब सिलेबस हमारा खत्म हो गया। फिर भी आप देख सकते हो इन्फ्लेशन गैप का मीनिंग, और इसके 3 मेजर कोई भी हम लिख सकते हैं, कोई भी। अब जैसे अब यहाँ पे बैंक रेट लिखा है, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। इसको एक बार रीड कर लो। क्या ना, ये जो इकोनॉमिक्स है वो ओरली रीडिंग से प्रैक्टिस है बस आपकी, इसमें कुछ है तो है नहीं ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करें। अकाउंट्स में आपको हार्डवर्क 3 टाइम चाहिए होता है। यहाँ जस्ट बस एक क्वेश्चन है सामने, उसका आंसर माइंड में है तो लिख देंगे हम। 11th क्वेश्चन देखो, रीड करो, कोई डाउट है तो बताओ। तो आधे घंटे की डिस्कशन रहेगी हमारी ऑलमोस्ट, अकाउंट्स में बनना लग जाता है।
ओके जी, चले आगे। आज बेटा देख लो जल्दी क्योंकि मेरी इसके बाद एक पेरेंट्स से मीटिंग है, न्यू एडमिशन चल रही है आज में ना, तो सबको टाइम 7:30 के बाद दिया जाता है। 8 तक मेरी क्लासेस होती है ऑलमोस्ट, 7:45 तक। तो नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड है, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हमें 200 रुपये प्राइवेट फाइनल दिए हैं, अब देखो अपने तरीके से सोल्व करना है आपने। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 200, नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व करते हुए। अब जब आपको नेशनल इनकम सिखाते हैं, आपको याद है ना, हम बताए कि आपके दिमाग में खुद का एक मेथड होना चाहिए। प्राइवेट फाइनल, ये नहीं यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं हम, खुद दिमाग से प्राइवेट फाइनल। और वो 4 से 5 रिकॉर्डिंग्स है हमारी नेशनल इनकम की, अगर वो आपने सुनी होंगी या आपने अटेंड की है क्लासेस। 2 बार कराया नेशनल इनकम भी आपको, एनपी और नेशनल इनकम, ये चीज़ें 2 बार हुई हैं। तो आपके दिमाग में वो एक फॉर्मेट है, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब क्योंकि नेट एक्सपोर्ट की जगह पे नेट इंपोर्ट दी है, तो जहाँ नेट इंपोर्ट दिया होता है वहाँ फॉर्मूले में प्लस की जगह पे माइनस आ जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। तो हम माइनस करेंगे -20 को, तो वो हो जाएंगे प्लस। प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड दिया है, याद है ना। अब यहाँ 2 वर्ड्स देखने वाले हैं कि एक तो नेट दिया है, एक फिक्स्ड है, तो इन दोनों के मीनिंग है अपने। अगर नेट दिया है तो हमारा अब जीडीपी की जगह पे एनडीपी आएगा, इट मीन्स डेप्रेशन ऑलरेडी माइनस हो चुका। दूसरा फिक्स्ड दिया है तो चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक हमें ऐड करना पड़ेगा। अब है तो वो माइनस में, लेकिन होगा ऐड, मतलब ऐड माइनस फिर माइनस हो जाएगा, वो बात की बात है। तो लेकिन फॉर्मूले प्लस है कि माइनस, मेन वो आपको देखना है। तो फॉर्मूले प्लस है लेकिन है वो नेगेटिव। बस ये सब करोगे तो आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि मुझे नेशनल इनकम चाहिए, उसमें से एनआईटी माइनस कर दो। एनआईटी है इंडिया टैक्स, ये 4 5 6 7 8 9 10, एक आइटम मिसिंग है इसमें। चलो, इंडिया टैक्स 60 माइनस सब्सिडी 20, तो 60 - 20 40 माइनस कर देंगे। और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो लास्ट में ऐड होनी है, वो दी है। देखो अब नेट करंट ट्रांसफर को यूज नहीं करना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दी है। अगर टू अब्रोड है तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये टू अब्रोड है। बस आपका आंसर आ जाएगा, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 200 + 50 + 40 - 10 प्लस 20 - 60 + 20 - 10, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ लिखी है, ये उसकी अमाउंट है। और आपका आंसर अगर खुद करोगे तो 250 करोड़ आएगा। देन अब 12th के अंदर एक बी पार्ट है, और उसकी चॉइस है, या तो 3 प्रिकॉशन लिख दो नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड की, ये आपको सब समझाया हुआ थ्योरी में, यहाँ से रीड कर लो। कोई डाउट है तो हम बात करेंगे फिर। 1 2 एंड 3, देखो बेटा जल्दी देखो। ठीक है, नॉर्मल वही पॉइंट्स है जो हमें आते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज, सेल परचेज, शेयर बॉन्ड्स का सेल परचेज, फाइनल गुड्स का सर्विस का एक्सपेंडिचर हम लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेंगे, वही सब चीज़ें हैं। तो आज भी ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस वाला। तीनों मेथड्स की प्रिकॉशन याद करके जाओगे आप प्रॉपर। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, तीनों मेथड्स की प्रिकॉशन, रियल या नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी उसका लिमिटेशन, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस, ये जो मेन मेन क्वेश्चन है 10-12 बनते हैं, बस उन्हीं में से आते हैं एग्जाम में। एक आना है बस थ्योरी क्वेश्चन, ज़्यादा तो आने भी नहीं। इसके और में चॉइस है आपके पास, ये देखो एक्सपेंस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ गया ना, ये क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने हैं।
मेथड कौन सा दिया है, इनकम मेथड। तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को ऐड किया, एक आंसर आ गया। क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम दी है, मतलब मैं अपने दिमाग से पूछ रहा हूँ, यस अपने माइंड से पूछ रहा हूँ और ढूंढ रहे आ रहा हूँ कि क्या वो है, मिक्स्ड इनकम नहीं है, सीओई, सीओई है। तो बस ये चार चीज़ें ले लो, जैसे इन चार चीज़ों को ऐड करोगे 6,000 आ जाएगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सीधा डोमेस्टिक इनकम आती है जो नेट पे होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। अब हमें चाहिए ग्रोस पे, तो ऐड डेप्रिसिएशन कर दो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और वो आपको पता है दी नहीं हुई हमें। ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जब वहाँ जहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया नहीं होता। और दूसरा ऐड होना है इसमें फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, एनआईटी। अब एनआईटी तो गिवन है, कैसे गिवन है, ये रहा 300, तो पॉइंट सिर्फ इसका रह गया। तो जैसे मुझे बता दोगे आंसर आ जाएगा। नेट का, बस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया उसको माइनस उसे माइनस करके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी दैट्स गुड, वो उस तरीके से आएगा। तो नेट का ग्रोस बन गया डेफिनेशन ऐड करने से, एफसी का एनआईटी ऐड करने से मार्केट प्राइस बन गया। ये सब हमने उन फॉर्मेट्स में समझा हुआ है। अब जब डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, तो मैंने आपको याद है बोला था ग्रोस विकास नेट विकास, तो विकास कितने का हुआ, विकास की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि ग्रोस और नेट दो वर्ड्स किसी आगे लगा दीजिए, ये आपके सामने है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस बस फिक्स्ड है यहाँ पे। तो पहले फिक्स को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंजेस स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 850 में 50 ऐड कर दूं, 900 बन गया। तो मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 800, ऐसे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि पहले वो ओनली फिक्स थी 850, हमने 850 प्लस 50 900 बना दिया। तो एग्जामिनर के पास वही पॉइंट्स आए। मुझे हमेशा ये लगता है कि नेशनल इनकम में कुछ नया रह ही नहीं गया है। ये कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता हर साल, हर बार एक ही चीज कि आपको फिक्स्ड वर्ड दे देते हैं, तो फिक्स्ड में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करके टोटल पे जाना होता है, फिर कंपैरिजन कर सकते हो। क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग टोटल, फिक्स का मीनिंग उसमें चेंज स्टॉक ऐड करना है, डिफरेंस इज 100। तो जैसे ही 100 ऐड होगा 6400 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 6400, वही 850 प्लस 50, फिर उससे कंपैरिजन 100, मेन कॉन्सेप्ट यही है। एनीथिंग एल्स, फिर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो आपको पता ही है। जब हम प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्शन में आउटपुट वैल्यू को सिर्फ ले लेते हैं, क्योंकि एक सेक्टर का जो आउटपुट है वो बी सेक्टर का इनपुट है, तो अगर हम हर सेक्टर के आउटपुट को ऐड करें तो वो ग्रोस आउटपुट बनेगा, ना कि नेशनल इनकम। तो हमें पहले उस ग्रोस आउटपुट में से इनपुट माइनस करना पड़ता है, तो वैल्यू एडेड आता है। अदरवाइज हर सेक्टर का आउटपुट गिनने का मतलब हम इनपुट को बार बार गिन रहे हैं। तो लेकिन इसको यहाँ तो चलो एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है सो दैट आपको ये तो मार्किंग स्कीम है ना, कि टीचर इसको पढ़ के फिर चेक करेगा आपने क्या लिखा है। बट प्रॉपर जैसे नोट्स के अंदर आपको समझाया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के में इसके नोट्स आपको चाहिए तो यहाँ से ले जाओ, नहीं तो बुक पढ़ रहे हो आप राधा भोगना, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आप पहले इसका मीनिंग बताओगे। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम मीन्स जब किसी इनकम को हम बार बार गिनते हैं, डबल टाइम, मोर देन वन टाइम गिनते हैं। और ये एक्सपेंडिचर मैथ सॉरी प्रोडक्शन मेथड में ही ये गलती हो सकती है। अगर आप आउटपुट को बार बार, अगर आप सिर्फ आउटपुट को ये ऐड करो जिसमें इनपुट ऑलरेडी इंक्लूड है तो अगर ए सेक्टर ने कॉटन ली तो बी सेक्टर की आउटपुट में, सी की आउटपुट में, सब में कॉटन तो है ना, कॉटन से कॉटन शर्ट बन रही है। अब अभी हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है +2 इकोनॉमिक्स का ऑफलाइन, तो उनके साथ मैंने नेशनल इनकम स्टार्ट की है। तो अभी 2 लेक्चर्स हुए हमारे, एक सैटरडे को एक संडे को, तो वो भी सुन सकते हो आप। उसमें मैंने इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, वो सारा कवर किया है। तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग तो है ही है। तो जब भी हम इनपुट को माइनस करना भूल जाते हैं तो उसका मीनिंग
एक कॉटन फ्लावर, जब कॉटन और कॉटन से स्पिन, स्पिन से क्लॉथ, क्लॉथ से शर्ट बनता है, तो हर एक आउटपुट में कॉटन तो है ही है, इसलिए हमें अपनी ग्रोस आउटपुट में से इनपुट माइनस करना पड़ता है। बाकी आपको समझाया हुआ सारा कुछ, थ्योरी पार्ट तो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं आते हैं हमें। उसके बाद ये इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, इसमें तो मैक्रो पार्ट डिस्कस हो गया है। इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट जो है वो सोल्यूशन में से रीड कर लेना। आई थिंक 99% तो आपका डाउट रहेगा नहीं, कोई रह जाता है तो निधि मैंने टाइम शेयर किया हुआ है, आप अगर नहीं भी पढ़ते इंडियन इकोनॉमी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सैम पेपर डिस्कशन सबके लिए होती है, हमारी हर स्टूडेंट के लिए होती है, हर साल ऐसे ही होता है, ठीक है। इस बार तो प्रॉपर बैच नहीं बन पाया आपका ऑनलाइन के कारण, बट जैसे अब ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए तो उसमें प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, पूरा एक ग्रुप है हमारा, तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा प्रॉपर चलेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ऑफलाइन रहेगा उनका। राइट, ट्राई माई बेस्ट आपको ऑनलाइन में सब मिले, लेकिन ये कि आपके लिए ईजी है, क्योंकि आपका वो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डिवाइड हो गया, टर्म 1 टर्म 2 में। उनका अगर एनुअल सिस्टम हुआ तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो डिस्कशन करने कर सकते हो, डायरेक्टली आप मैम को मैसेज भी कर सकते हो। आपको ये सोच नहीं सोचना कि आप करते हो नहीं करते इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे। बाकी बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर्स भी मैम डिस्कस करेंगे, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमारी तरफ से हर फैसिलिटी आपके लिए है, बस हमारी यही विश है कि आपका रिजल्ट बढ़िया रहे। 40 on 40 का टारगेट लेके चलिए। एनीथिंग एल्स बेटा? क्लास ओवर कर रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट सैम्पल पर आपके साथ शेयर हो जाएगा जैसे मुझे टाइम लगे। क्लास होगी? हाँ जी। तो कल सुबह क्लास होगी? हाँ, 9 o'clock करते हैं क्लास, उसमें जो आज का 7 तक होगी उसके आगे के कर लेंगे बस, 8 onwards। तो आई थिंक आधा घंटे में हो जाएंगे 8 to 12 तक, और उसके बाद मैं एक नया सैम्पल पर शेयर कर दूँगा। डिस्कशन के बाद तो सोल्यूशन शेयर सबके साथ ही हो जाएगा ग्रुप में, और थर्ड सैम्पल पर मैं शेयर कर दूंगा। मैक्रो के 2 कर दूंगा, जैसे टाइम मिला सेकंड और थर्ड, अकाउंट्स का थर्ड, तो इसको बराबर कर लेना, क्योंकि एक डिस्कशन में मैं आपके दोनों पेपर डिस्कस कर लूँगा ताकि इक्वल रहे। क्योंकि 5 सैम पेपर्स करने के बाद 5 इसके इकोनॉमिक्स के, 5 अकाउंट्स के, फिर हम आपके मॉक टेस्ट लेंगे दोनों का, जो आपको इंस्टीट्यूट में आके ही देना पड़ेगा, जो आ सकता है वही देगा सर मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स? ओके, वेलकम।